हाँ 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 हाँ, आ गया। ठीक है भैया, आ गए। थैंक यू भैया। कार्ड है तो मुझे दिखा दीजिए, वेरीफाई कर दीजिए। नहीं सर, मैं गांव को आया था सर, घर में है सर। ओके, कमिंग। जय हिंद। इस व्यक्ति को वन साइड वीडियो का रिकॉर्ड करो एज पर द प्रोटोकॉल। ओके। ये ऑडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है, ये कोई मनोरंजन वाला ऑडियो नहीं है, एक गहरी चिंता को लेकर के ऑडियो आया है। आपने अभी जो बातचीत सुनी वो डिजिटल अरेस्ट के फरेब की है। ये बातचीत एक पीड़ित और फ्रॉड करने वाले के बीच हुई है। नमस्कार, आदाब। मेरे YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट में आप सभी का स्वागत है। 2024 ख़त्म होने को है और ऐसे में मैंने सोचा कि साल के ख़त्म होने के पहले एक ज़रूरी मुद्दे पर आप लोगों से बातचीत की जाए और ये मुद्दा है डिजिटल अरेस्ट्स का, जिसका जिक्र इन दिनों आप ज़रूर सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। डिजिटल अरेस्ट्स यानी कि डिजिटल गैजेट्स में आपको गिरफ्तार कर लिया जाना, फ़ोन के ज़रिए आपको गिरफ्तार कर लिया जाना, कंप्यूटर के ज़रिए आपको गिरफ्तार कर लिया जाना। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अपने आप में एक इलेजिटिमेट कॉन्सेप्ट है। सो फॉर दोज ऑफ यू हु आर वाचिंग दिस रिपोर्ट बिफोर द ईयर एंड्स, please try and understand, educate and be aware about what are digital arrests, because that is an illegitimate concept, but it has emerged as one of the biggest cyber frauds currently. In the first 4 months of 2024 alone, some $14 million were lost by Indian citizens because they walked right into the trap of these fraudsters. So in this bilingual report in English and Hindi, like always, आपको मैं मुखातिब करवाऊंगी with people victims of this fraud. Do listen into their accounts because SOP क्या है? ये फ्रॉड तब शुरू होता है जब आमतौर पर एक मैसेज आता है आपके फ़ोन में, रिकॉर्डेड मैसेज होता है या कॉल होता है जिसमें कहा जाता है कि आपके मोबाइल नंबर को डिस्कनेक्ट किया जा रहा है, और उसके बाद अगर आप उस मैसेज को फॉलो अप करते हैं, इंगेज करते हैं, तो उसमें शायद ये कहा जाएगा कि आपके मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया है कुछ पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखने के लिए, उसके खिलाफ चार्जेस हैं। Somebody will say कि they are calling from the Telecom Regulatory Authority of India, कोई और कहेगा कि वो क्राइम ब्रांच से फ़ोन कर रहे हैं या CBI से फ़ोन कर रहे हैं। आपके नाम पर एक म्यूल बैंक अकाउंट भी है। म्यूल अकाउंट मतलब जो आपके नाम पे खुला है, आप उस बैंक अकाउंट के धारक हैं लेकिन आपको पता ही नहीं, और आरोप लगाया जाएगा कि उसके ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है। और इस पूरे कॉन्वर्सेशन के दौरान 2-3 किरदार आपसे इंगेज करेंगे। शायद कोई पुलिस की वर्दी में नज़र आए, शायद कोई अदालती परिसर में बैठा हुआ नजर आए, लेकिन ये सब झूठ है, फ्रॉड है, धांधली है। और इसीलिए आप जब दूसरों को फ़ोन करते हैं इन दिनों, तो कॉलर ट्यून के तौर पर आपको ये सरकार की अवेयरनेस वाली मैसेज भी सुनाई देती है जिसमें कहा जाता है कि प्लीज़ बी अवेयर, ऐसे किसी भी बातों पर यकीन ना करें, इस तरह के कॉलर्स के साथ इंगेज ना करें। जितना आप इंगेज करेंगे आपके विक्टिम बनने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे, क्योंकि जब आप पर इतने गंभीर आरोप लगाए जाते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखने के, then these fraudsters who are posing as law officials, ये आपसे मनी एक्सटॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। ये कहेंगे कि आपके पास सेविंग्स अकाउंट में कितने पैसे हैं, इन्वेस्टमेंट्स कितने हैं, हम आपको इन केसेस से बचा लेंगे, बट यू हैव टू पे योर वे आउट, एंड आपसे आपकी सेविंग्स लेने की कोशिश करेंगे। ये मनी ट्रांसफर्स करवाएंगे ऑनलाइन अपने अकाउंट्स में। बट द थिंग टू रिमेंबर इज दैट दीज आर क्रिमिनल नेटवर्क्स दैट आर ऑपरेटिंग फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, पर्टिकुलरली फ्रॉम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज लाइक लाओस, म्यांमार एंड कंबोडिया। कंबोडिया में तो काफ़ी इनके हेडक्वार्टर्स हैं और अलग अलग विंग्स इनके ऑपरेट करते हैं। तो आइए सबसे पहले तो आपको मैं सुनवाती हूँ कि नीलांजन मुखोपाध्याय, जो कि एक जाने माने इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, ऑथर हैं, बहुत सारी किताबें लिखी हैं उन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी पर भी लिखी हैं, वो किस तरीके से 28 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट का शिकार हुए और उसके बाद किस तरीके से
उन्होंने अपनी जान बचाई, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में उनका काफ़ी नुकसान हुआ क्योंकि फ्रॉडस्टर्स को तो उन्होंने पैसा नहीं दिया, लेकिन फ्रॉडस्टर्स ने उनसे उनके जो म्यूचुअल फंड्स थे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स थे, उसे ज़रूर बैंक में उनको पहुंचाकर लिक्विडेट करवा लिया था। और उसका मतलब ये होता है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक लॉक इन पीरियड के तहत थे, उसको चूंकि उन्होंने टर्म खत्म होने के पहले लिक्विडेट करवाया, कैश करवा के अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाए, तो उस पर सरकार को उन्हें एक लंबा कैपिटल टैक्स गेन देना पड़ा, और कैपिटल टैक्सेस जिसकी अभी तक सेटलमेंट नहीं हो सकी हैं। तो पहले लेट्स लिसन इन टू हाउ author and independent journalist Nilanjan Mukhopadhyay fell into this trap. I was placed in what the consters called digital custody, and the entire experience lasted for about 28 hours. It started in the morning around 8:30 and it continued till the noon of the next day. I did not lose out to the consters, but they did manage to get me to liquidate a large number of my mutual fund holdings. I have had to pay the government of India for capital gains which were made because of being redeemed much earlier than that what I wanted to. Well, the call first came as a recorded message saying that they were calling from the Telecom Regulatory Authority of India. The recorded message said that my phone will be disconnected from the network, that I will not be able to have any incoming or outgoing calling facility. All calls would be stopped. And if I wanted to inquire further why it was being stopped, I could dial 0 and go on to speak to their customer care representative. But before I could decide and listen to the message once again, my call was automatically transferred to somebody else, a human voice, which was a female voice. This person identified herself as calling from the crime branch office of Mumbai Police and said that there were some charges pending against me because a mobile phone which was taken in my name has been misused to send obscene messages to various people. When I said that I had not done so, then from one thing to another, I was also transferred to another person who joined on the line, and then I was taken by these two people to go on to Skype. From my mobile phone network, I was taken to Skype on my computer, and this other person identified himself as the officer of the Central Bureau of Investigation of the Mumbai branch. And they said that there were charges of money laundering pending against my name, that there was a bank account which had been used for money laundering. So they were very grave charges, and they said that these are very grave charges. We will have to conduct an inquiry so that we can spare you and not having to forcibly arrest you. But for that you have to cooperate, and if you are willing, then we will take you under digital custody. That is how the whole thing started. I do not think that the government of India is doing sufficiently to either investigate or to create a situation that these consters, that these scamsters cannot function. I did file a complaint. I first called up the helpline of the crime branch of the digital scams. After listening to the whole thing, they said that if you have to file a complaint, then you complain it on our website. Now, lodging the complaint on the website was actually a bit of a difficult exercise because it is not a very user-friendly website. Anyway, eventually I was able to lodge my complaint, and I got an SMS saying that my complaint had been registered. 2 days later, I received another SMS saying that my complaint had been transferred to a police station which was closer to my home, and if I wanted to pursue the matter further, I could contact, and they gave 2 telephone numbers. I did not do that because by the time I was thoroughly dissatisfied with the kind of policing which was involving all these cybercrime activities.
but they are basically putting it on the onus is on the victim to pursue these matters. तो नीलांजन मुखोपाध्याय के साथ जो हुआ, ऐसी ही कुछ बात हुई नरेश सक्सेना जी के साथ भी। ये भी लगभग 73 साल के मशहूर कवि हैं, लखनऊ में रहते हैं। 6 घंटे तक इन्हें भी डिजिटली अरेस्ट करके रखा गया। बाद में ये भी पाया गया कि इनको जिन्होंने डिजिटली अरेस्ट किया था वो दरअसल खुद कविताओं के शौकीन भी हैं, कविताओं के फैन भी हैं। लेकिन नरेश जी से भी आप जान लीजिए कि आखिर क्या मोडस ऑपरेंडाई था, और बहुत सारी आपको सिमिलैरिटीज नजर आएंगी कि किस तरीके से ये बार बार ऑपरेट करते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि जहां जो उनका टारगेट विक्टिम है वो इन फ्रॉडस्टर्स के साथ इंगेज करता है, ऐसे किसी भी कॉल का जवाब देता है, रिकॉर्डेड मैसेज को क्लिक करता है, तो तुरंत जो है उसके बाद चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो विक्टिम होंगे डिजिटल अरेस्ट स्कैम के। कॉल आई थी, व्हाट्सएप कॉल आई थी, और उसके ऊपर एक पुलिस कैब जैसे होती है वो दिख रही थी और कुछ नहीं दिख रहा था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं कि नहीं भरते हैं, आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। मैंने कहा सब क्यों पूछ रहे हैं आप? बोले आपका वारंट निकल गया है और आपको 1 घंटे भर के अंदर गिरफ्तारी आपकी हो जाएगी। और शुरुआत यहाँ से हुई थी कि आपका फ़ोन हम बंद करने जा रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि हम दूरसंचार विभाग से बोल रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और हम आपको डायरेक्ट किए देते हैं मुंबई पुलिस को, वो बताएंगे आपको। मुंबई पुलिस वालों ने कहा कि आपका वारंट कट गया है और हम आपको ट्रांसफ़र कॉल किए देते हैं CBI को या CID को, तो वो बताएंगे आपको पूरी डिटेल। और उन्होंने थोड़ी देर बात करने के बाद मुझसे कहा कि देखिए आप बहुत सीनियर सिटीज़न हैं, सीधे आदमी मालूम पड़ रहे हैं, हमारे पिता की उम्र के लगते हैं, तो हम आपको कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहते। हम बस आपका असल में आपके अकाउंट से किसी ने अकाउंट खुलवा लिया है मुंबई में, और उस अकाउंट से करोड़ों रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, तो आपका वारंट कट चुका है। लेकिन अगर आप हमको कोऑपरेट करेंगे, पूरी जानकारी दे देंगे, और मॉर्निंग में हम आपके अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं हुआ फॉरेन एक्सचेंज का? मैंने कहा नहीं हुआ। तो बोले बस हम आपका अकाउंट वेरीफाई करेंगे और आपको फ्री करवा देंगे, तो बहुत जल्दी हो जाएगा ये काम, इसलिए कोऑपरेट करिए। और आप यू आर अंडर हाउस अरेस्ट और डिजिटल अरेस्ट एंड यू कैन नॉट गो आउट ऑफ दिस रूम। तो अगर आपको खाना पीना है कुछ तो यहीं मंगा लीजिए, दरवाज़ा बंद करिए, मैं अपना कमरा दिखाइए, इसमें कितने दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, वगैरह वगैरह। फिर उन्होंने किताबें देखी तो कहा कि किताबें तो बहुत ज़्यादा हैं आपके पास। मैंने कहा मैं लिखता हूँ, लेखक हूँ। तो उन्होंने कहा कि हम तो खुद बहुत पसंद करते हैं पोइट्री, लिटरेचर वगैरह, तो आप सुनाइए आप क्या लिखते हैं। तो मैंने उनको कविताएं सुनाई, क्योंकि वो जिस तरह से बात कर रहे थे उससे ऐसा लग रहा था कि भाई ये कुछ ज़्यादा परेशान तो कर नहीं रहे, सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारा बैंक अकाउंट वेरीफाई कर लेंगे, कोई अगर उससे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हुआ फॉरेन एक्सचेंज का तो हमें क्लियर कर देंगे और हमारा वारंट ख़त्म हो जाएगा। तो ये वो करते रहे, तो 4-5 घंटे करते रहे, लेकिन तब तक घर वालों को ये सेंस किया कि ये कुछ गड़बड़ है, और उन्होंने ज़बरदस्ती वो जो हमारा छोटा पोता है 4 साल का, उससे दरवाज़ा खुलवाया। तो उसकी वजह से मैंने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही ये सब लोग भीतर आ गए और उसको मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया और ब्लॉक कर दिया उनको। तो इस तरह मैं बच गया। उनके पास मेरा आधार कार्ड नंबर था और फ़ोन नंबर था। तो मैंने कहा इनके पास मेरे 2 नंबर्स हैं, 2 डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे, तो कोई जेन्युइन आदमी लग रहे हैं, पुलिस वाले होंगे, पता क्या होगा। तो इस वजह से मैंने डाउट नहीं किया। Another senior citizen, Krishna Das Gupta. Now she is a widow
She has been a nurse all her life, has also headed nursing admin positions in hospitals like the Holy Family Hospital in Delhi. She lives alone currently, of course, has a full-time help, but she lost out on a large amount of her savings because she walked right into the trap of these cyber monsters and got digitally arrested. So if you look at the victim base, they are targeting educated people who know how to use gadgets, who know how to use Skype, who know how to make video calls, audio calls on WhatsApp and other applications. Listen in to this harrowing account of Mrs. Krishna Dasgupta. It was from the telecom department saying that your mobile phone is going to be disconnected. All your mobile numbers in your name is going to be disconnected for this reason. So I could not hear it properly. So I called them back, and that was the mistake done. So the reason they say that with the help of my Aadhaar card, somebody has taken another number in my name, and from that number, around a number of abusive language messages and porno photographs are being sent to people. So 20 people have complained to Mumbai police station. So I have to report to Mumbai for that reason. So I immediately answered that I'm staying in Mumbai, Delhi, how is it possible? Then they said, okay, in that case, we'll connect you to police department. So when they connected me to police department, there was nothing for me to doubt because there was the police department logo, there was everything written, as it has to be a police station. So it never came in my mind that it's something fake or something. Then a police officer, it was a video call, which I also could not guess well because until unless they told me, because I could not see anybody on the other part. It was only they could see me. Then they told that same thing they told. If there's all your numbers is going to be this thing, there is a complaint in Mumbai police station, you have to report here. The same answer I gave in that case. Then they say, ma'am, let me check up whether there is any other complaint in your name. Any other cases you were entangled, let me check up. Could you tell me your Aadhaar card number? So because it was so much authentically police station, so it never came in my mind that I'm in a problem. So I gave them Aadhaar card number, and immediately they said, oh my God, you are entangled in the Nourish Goel money laundering case. So I was really smiling. I said, what is it? Well, do you know who is Nourish Goel? I said, no, I don't know. Then they said, he is the Jet Airways owner, and many people are already in the jail, and many people are going to be put behind the jail. Under investigation, you are one of them. So whether you are at fault or not, but you are entangled in that case. So then I was getting a little upset. Then they immediately said, Madam, look into your WhatsApp message. So I went first to look up into WhatsApp message. Then one after another, their letters, their Supreme Court orders for arrest, beautifully written, Krishna Dasgupta, my Aadhaar card number, for this case, arrest warrant has been sent to in my name and all. So that made me little worried. Then they said, ma'am, I understand maybe that you are not at fault, but we cannot just make you free like that. I will make you meet our boss, whether we can take your case as a priority case and help you out because you are a senior citizen. Then he enters the senior officer's room, and I can hear only, I cannot see them. He's talking to the senior officer that, sir, as soon as senior officer sees him, he says, you have not yet arrested her. Then he says, sir, she seems to be innocent. She's a senior citizen. She likes to talk to you. So she's okay, I'll talk. Okay. Then senior officer talked to me. Same thing he tells and all. It's a very serious matter. And so many people are under arrest, and you are also one victim. So that time I was a little nervous, there was little tears in my eyes, and that they were so clever. They took the advantage of that emotional part. Immediately said, you look like my mother, I want to help you. Don't worry, we are there for you.
I will see that no harm is done to you. You tell me what all you have got in your account. I said I won't be knowing it exactly. I won't be able to tell you how much money and all. So, well, take out all your papers, all your documents, all your fixed deposit, everything. So I said, I said, still I will not be able to tell you the amount and all. Well, then you do one thing, take the papers and go to one of the bank. How far is the bank from your place? I told it's hardly 2-3 minutes. Well, you go to one bank. And as you enter bank, don't talk to us in WhatsApp, in the call. You just message in WhatsApp. And I will send you, transfer the whole amount of money, the fixed deposit amount, you dilute it in your, break it in your SB account, and then send the whole amount, the RTGS it in the address when I tell you. So he did it, I did the same thing. I told him, they asked me why I am breaking everything. Then he said, you say your children needs it. Actually, I was in my mind, it was authentic police people are talking to me. But I, of course, told them that in case there is a problem in my account, why don't you freeze my number and then investigate it? Why is the need to withdraw the money? Then they said, ma'am, please understand, we are prioritizing your case. And when we prioritize any case, in that case, we leave them only below 1 lakh money in the rupees in the account, and rest of the money is to be withdrawn. And within 48 hours, the money will come back to your account. Don't worry, it's a government procedure, government protocol, so you need not worry for that. Earning of my whole life, and not only my money, it is my husband's money, and he is no more now. So it is the savings of my whole life. And that's a big loss, no doubt. And almost more than 6 months over, and not a single penny I have received back. So the big question is, what are the legal authorities doing? What is the police doing? Why is it such a challenging case to crack? Well, I spoke to DCP of the Delhi Cybercrime Unit, Mr. Hemant Tiwari, and who seemed to suggest that as far as the operators of this entire scam who are based in India is concerned, it is easy to crack down on them. कि जो लोग यहाँ पर, क्योंकि उनके अलग अलग यूनिट्स हैं, कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हैं, सोचिए कि अगर जो साइबर फ्रॉड है उसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कंबोडिया में हैं, वहाँ जो बैठे हुए लोग हैं उन्होंने यहाँ लोगों को रिक्रूट करके रखा हुआ है जो आकर फॉल्स सिम कार्ड्स खरीद रहे हैं आपके नाम पर, क्योंकि आधार कार्ड की डिटेल्स कभी लीक हो जाती हैं हमारी, कभी पैन कार्ड की डिटेल्स लीक हो जाती है, हम इतनी जगह पर हम इंफॉर्मेशन देते हैं, तो वो अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। उसके बाद एक वो ग्रुप है जो आपके नाम पर म्यूल बैंक अकाउंट्स खोल रहा है और बाद में मनी लॉन्ड्रिंग का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जो विक्टिम्स पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं डर के मारे, फियर के मारे, गिल्ट के मारे, उनका पैसा मल्टीपल लेयर्स के ज़रिए, खासकर दुबई के ज़रिए मनी लॉन्डर करके चैनलाइज हो रहा है। और जो लोग बाहर बैठकर मास्टरमाइंड्स हैं इस पूरे के पूरे स्कैम के, उन तक भारत की पुलिस और भारत की एजेंसियां नहीं पहुंच पा रही हैं, क्योंकि हर मुल्क के साथ इस तरह की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज या तो नहीं है, या फिर जब तक दूसरे मुल्क के पुलिस वाले कार्रवाई करते हैं तब तक जो है ये लोग अपना धंधा समेट कर कहीं और आगे निकल जाते हैं। तो पुलिस एक तरीके से बेबसी का राग भी अलाप रही है, अवेयरनेस कैंप करने की जरूर कोशिश कर रही है। तो जरूरी है कि एज सिटीजन्स आप समझे कि कोई भी आपको डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकता है, जो भी अरेस्ट होता है वो फिजिकली अरेस्ट होता है। अगर ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, उनको आपको अरेस्ट करना है, वो आकर फिजिकली आपको अरेस्ट करेंगे, अरेस्ट वारंट दिखाकर जो है अरेस्ट करेंगे। तो आप लोगों से अपील है कि नए साल में आप सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने आसपास के लोगों को भी एजुकेट करें, अवेयर करें, एंड लिसन इन टू व्हाट डॉक्टर हेमंत तिवारी हैज टू से, एंड होपिंग कि आप लोगों के लिए 2025 इज अ सेफ, हेल्दियर ईयर एंड अ पीसफुल ईयर टू। The criminals and the fraudsters who are involved in this, the network of digital arrest, they are quite organized. They are working like a organized company, having a headquarter somewhere in Southeast Asian countries. What we have find out during the investigation of our 40 odd cases in this year, that there are scam centers in Cambodia. There are other countries also, but primarily in Cambodia. From there, at the Cambodia scam center, they recruit a lot of people, again victims. They bring them from South Asian countries, from India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, on pretext of providing jobs
at a very lucrative salary. But once they reach there, they have been handed a contract of 1 year and they have to follow all their demands. If those who cooperate with them, they are given the agreed salary every month. Those who don't cooperate with the scamster, they are being tortured at various levels. So the one thing is that the scam center, from the calls are originating, from the where the messages are originating, and the second thing in this entire racket is the SIMs. So there is a altogether different wing who operate to get the various SIM, a large number of mule SIMs where the original person under whose name these SIMs are issued, they are not aware where our SIMs are being used. And the third and the most important this racket in this entire scam is the one which involve in providing mule accounts and that money laundering thing, where a large number of mule accounts in current bank accounts are being opened by those handling these mule account things. This type of cases are involved in many countries, at least 3-4 countries. Pattern is in India we are seeing a money transfer in the mule accounts, and then Cambodia, invariably the IP addresses from where these calls are generating, they are coming from Cambodia. And the third one is the money laundering. It is invariably going through Dubai. Money is getting out from India through Dubai. So we are able to crack down those masterminds who are operating from India. But as soon as the investigation goes abroad, so the agreement which are in place, they are not very like we can't get our support from the other countries at very short notice. By the time we reach at a stage where we can get support from the other countries, by that time these scamsters change their places. So it is very difficult to investigate abroad and bring the actual culprit, actual mastermind who is kind of CEO of these scam compounds to justice. But definitely we have been successful in catching the masterminds of those money laundering and the SIM procuring rackets. एक फ्रॉड वो भी होता था जब कहा जाता था कि आपके नाम पर एक फेडेक्स का कोई पार्सल आया है और उसमें ड्रग्स पकड़े गए हैं, तो वो पिछले साल बड़ा न्यूज़ में बना हुआ था। क्या ये उसी पर बिल्ड ऑन करके एक अलग स्टाइल ऑफ फ्रॉड है? मैम, जो सभी तरीके के जो साइबर फ्रॉड हैं उन्हें मुख्यतः हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। नंबर 1, द फ्रॉड बेस्ड ऑन द इग्नोरेंस ऑफ विक्टिम, कि आपको पता नहीं चलता, कोई आपसे बात करता है, कोई आपसे जानकारी लेता है, उसके आधार पे आपके पैसे ले लिए जाते हैं। जैसे कि आपको OTP का जो फ्रॉड होता है, इट इज़ फ्रॉड ऑफ इग्नोरेंस। अभी इस तरीके के कई फ्रॉड चल रहे हैं कि आपका IGL का बिल है, आपका BSES के बिल हैं, इसके कारण, या आपको KYC अपडेट करनी है, तो इसमें आदमी को लगता है कि ये अपना जेन्युइन काम कर रहा है, उसमें वो फ्रॉड करके हत्थे चढ़ जाता है। दूसरा मैडम एक फ्रॉड होता है जिसमें होता है फ्रॉड ऑफ ग्रीड। जो पहले होता था कि आपको बताते थे कि आपकी एक लॉटरी लगी है 5 करोड़ की या 10 करोड़ की लंदन में, और उसके बाद आपको अगर ये लॉटरी के पैसे चाहिए तो थोड़ा सा पैसा आपको प्रोसेसिंग चार्ज है। इस तरीके के कई फ्रॉड होते थे। तो ये हमारा फ्रॉड ऑफ ग्रीड है, जिसमें आदमी को लगता तो है कुछ गलत हो सकता है, लेकिन वो इस चक्रव्यूह में फंस जाता है। अभी इसमें इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हो रहे हैं। बहुत सारे लोग, हमारे पढ़े लिखे लोग, इन्वेस्टमेंट के नाम पे ठगे जा रहे हैं। उन्हें कहीं ग्रुप में एक मैसेज आता है कि आप इन्वेस्ट करिए, हम आपको हायर रिटर्न दिखाएंगे, और 2 महीने 3 महीने में डबल करने के चक्कर में वो इसका वो बन जाते हैं, विक्टिम बन जाते हैं। जब आप आया, आपने जो अब डिजिटल अरेस्ट की बात की, या जो आपने बात की जो फेडेक्स वाला है, इट इज़ लाइक अ फ्रॉड विच इज़ ड्यू टू फियर, कि इसमें आपको डर दिखाते हैं, डर के बाद आपको एक्सटॉर्शन किया जाता है। मतलब आप समझिए कि आपको पता है कुछ मेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन आप इतने भयभीत हो गए कि आप उसका विरोध नहीं कर पाए और आपने अपने पैसे दे दिए। जब आज से हम 2 दशक पीछे जाएं तो कोई आप सुनसान रास्ते में जा रहे हैं, कोई डकैत आ गए या कोई गुंडे आ गए, उन्होंने आपको कोई हथियार, चाकू दिखाया, पिस्टल दिखाई, और उस तरीके से आपको डराया, आपके पास जो बिलोंगिंग्स थी आपसे उन्होंने लूट ली। अब आज के दिन में हम देखते हैं कि यही डर वो डिजिटल स्पेस में लेके आए हैं। वो आपको अलग अलग तरीक़ों से डराएंगे।
इसमें जितने भी विक्टिम होंगे सब पढ़े लिखे होंगे, बिकॉज जो पढ़ा लिखा नहीं है या जिसको इतनी जानकारी नहीं है, जिसको CBI, ED या लॉ इन्फोर्समेंट के बारे में नहीं है, उसको आप बताते रहो मैं CBI से हूँ, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग हैं, जो अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, जो नौकरी करते हैं या नौकरी करने के बाद रिटायर हुए हैं, जब उन्हें इस तरीके के डर दिखाए जाते हैं कि हम CBI से बोल रहे हैं या हम FedEx से बोल रहे हैं, आपका पार्सल मिला है, उसके बाद आपकी कॉल कस्टम में कर दी जाती है, आपको एक वीडियो कॉल या स्काइप कॉल के थ्रू वो पूरा माहौल दिखाया जाता है जहाँ पे आपको कोई पुलिस अधिकारी, ऐसा आपको यकीन दिलाया जाता है कि पुलिस अधिकारी है, आपसे ही आपके बयान के माध्यम से आपकी पूरी जानकारी ली जाती है। तो ये जो जैसे कुछ केसेस हुए हैं जहाँ लोग देख रहे हैं कि अफसर बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में या पुलिस थाने के बाहर बैठे हुए हैं, क्या वो फिजिकल स्टूडियोज का इस्तेमाल करते हैं या AI जनरेटेड इमेजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, ज़्यादातर अभी तक ये फिजिकल स्टूडियोज का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ जगह ऐसा भी हुआ है कि जो नॉन अफसर हैं उनकी फ़ोटो का इस्तेमाल कर लिया जाता है DP बनाने के लिए अपने अकाउंट की, और फिर उनसे बात की जाती है, उनको यकीन दिलाया जाता है कि मैं फ़लाँ अधिकारी बोल रहा हूँ। अगर आपको कोई फ़ोन करके इस तरीके से कॉल करता है, आपको तुरंत वो फ़ोन काटना है, और पूरे भारतवर्ष में एक हेल्पलाइन है 1930, इस पर अपना ग्रीवांस रजिस्टर कराना है। किसी कारणवश आप 1930 में नहीं करा पा रहे हैं तो 112 हेल्पलाइन में बताइए। किसी कारणवश उसमें भी नहीं करा पा रहे हैं तो www.cybercrime.gov.in www.cybercrime.gov.in इस पे भी अपना ग्रीवांस रजिस्टर कराइए। ऐसे अननोन कॉल को तुरंत ब्लॉक कर दीजिए। पूरी तरीके से एक फर्जी तरीका है और ये आपको डरा धमका के आपसे पैसे ऐंठने का जरिया है। तो आपको इस तरीके किसी भी झांसे में नहीं आना है। मसला ये होता है हमारे मन में डीप डाउन कहीं ना कोई डर रहता है और हमें ये लगता है कि इन एजेंसियों को हमारी जो राज है वो पता चल गया है। तो अगर आपको कोई इस तरीके से कांटेक्ट करता है, आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाइए, उन्हें बताइए कि ये आदमी हमें इस तरीके से बोल रहा है। वो आपको कई कागज़ आपको भेजते हैं व्हाट्सएप पे, ये सब फर्जी कागज़ होते हैं। बोलते ठीक है आपकी इसकी कंप्लेंट हो गई, अगर आप इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो हो सकता है आपके कागज़ों का गलत उपयोग हुआ है, हम आपको बॉम्बे पुलिस या XYZ पुलिस से कनेक्ट कर रहे हैं, आप उनको अपना एक बयान दे दीजिए और उसके बाद आपका मामला ख़त्म हो जाएगा। तो विक्टिम इसमें आ जाता है कि यार मेरे कागज़ों का गलत उपयोग हो गया, क्यों ना मैं एक बयान देख के अपने इस मामले को ख़त्म करा लूँ। वहीं वो फंस जाता है। जब वो किसी पुलिस अधिकारी के पास वो कनेक्ट होता है, जो कि नकली पुलिस अधिकारी होता है, वहाँ उससे बयान के माध्यम से उसकी सारी जानकारी ली जाती है, उसका नाम, पता, उसका घर, वो क्या करता था, कहाँ से रिटायर हुआ, उसके बेटे, बहू, भाई, बहन, और फिर उसे बोला जाता है कि अब आपके साथ इनके ट्रांजैक्शन है, तो अगर आप कोऑपरेट नहीं करोगे तो हम इन लोगों को अरेस्ट करेंगे। तो यहाँ आदमी मजबूर हो जाता है, आदमी अपने लिए तो परेशानी झेल सकता है, जब उसे ये रियलाइज़ करा दिया जाता है कि आपके काम के कारण आपके रिलेटिव्स, आपके नियर एंड डियर वन को खतरा हो सकता है, तब वो मजबूरी में इनके कहने में आके पैसे देता है। हमारे पास ऑलरेडी कानून है, लेकिन जितनी त्वरित तरीके से इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, वो सारे प्रोसीजर को फॉलो करने में थोड़ा टाइम लगता है, तब तक वहाँ के लोग अपना स्थान बदल लेते हैं। जो भारत से ऑपरेट कर रहे हैं उनमें तो हम बहुत ही आसानी से और बहुत ही सक्षम तरीके से पकड़ पाते हैं, लेकिन जहाँ पे हमारी इन्वेस्टिगेशन विदेश में जाती है वहाँ हमें थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चलिए, डॉक्टर हेमंत तिवारी ने देखिए बहुत अच्छे से समझाया है मसलों को, तो आप लोग खुद भी जागरूक रहें, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें। जो बात याद रखने वाली है कि कोई भी पुलिस ऑफिशियल, कोई भी लॉ एजेंसी, वो CBI हो, ED हो, वो फ़ोन पर डिजिटली अरेस्ट नहीं करते हैं। डिजिटल अरेस्ट अपने आप में एक इलेजिटिमेट कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए ऐसे किसी भी कॉल से आप पैनिक ना करें, घबराएं नहीं, और जिन नंबर्स का जिक्र किया 1930, 112 या साइबर क्राइम यूनिट की जो वेबसाइट है, उन हेल्पलाइंस और उन वेबसाइट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें ऐसे किसी मसले में अगर आपको दिक्कत होती है तो उससे जुड़े हुए कंप्लेंट्स को लॉन्च करने के लिए। बहुत शुक्रिया सर आपका हम समझ गए। आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।